नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं और इसके बाद दर्शाएंगे कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र की गति स्थिर रहती है। पहले देखते हैं द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, किसी वस्तु या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह काल्पनिक बिंदु है जिस पर निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मानते हुए गति के समीकरण को हल किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी वस्तु है या हमारे पास कुछ कण है एक साथ, तो उसे हम कण का निकाय या सिस्टम ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं। तो अगर हमें उस पर बल लगाया हुआ है या हम उसकी गति के समीकरण देखना चाहते हैं या गति के समीकरण को हल करना चाहते हैं, तो अगर हम अलग अलग कण पर न्यूटन के नियम को लगाएंगे तो हमें जितने कणों की संख्या होगी उतने ही समीकरण बनानी पड़ेंगी। लेकिन हम यहाँ इस द्रव्यमान केंद्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, उसमें एक बिंदु मान सकते हैं जिसका नाम देंगे हम द्रव्यमान केंद्र। उस पर सारे बल को लगा हुआ मान सकते हैं और उसकी गति की समीकरण को हम हल कर सकते हैं। मतलब ये पूरी जो बॉडी है या कह सकते हैं ये जो निकाय है या पिंड है या वस्तु है, इसमें एक काल्पनिक बिंदु होगा, उसका नाम होगा द्रव्यमान केंद्र, जहां इसके सारे के सारे द्रव्यमान को क्या कर सकते हैं, केंद्रित मानकर उस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि द्रव्यमान केंद्र वो काल्पनिक बिंदु हुआ जिस पर सारे द्रव्यमान को केंद्रित मानकर उसकी गति की या कह सकते हैं उस वस्तु की गति के समीकरण को हल किया जा सकता है। अब हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र की गति स्थिर रहती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक निकाय मानेंगे। निकाय को मानेंगे n कणों से मिला हुआ। निकाय में n कण मानेंगे। n कणों के लिए अलग अलग द्रव्यमान होगा। n कण से बना हुआ, मान लीजिए n कण का मतलब क्या है, उसमें अलग अलग कण के द्रव्यमान होंगे। तो द्रव्यमान उसके मान लेते हैं हम क्या, m1, m2, m3 और n वाले का द्रव्यमान मान लेते हैं mn। इसी तरीके से हम उसके स्थिति सदिश ये अलग अलग जगह स्थिर होंगे। इसका मतलब उनके स्थिति सदिश r1 m1 का, m2 का स्थिति सदिश r2, m3 का स्थिति सदिश r3 और mn का स्थिति सदिश rn। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर इस तरीके से बहुत सारे कण मिलकर कोई निकाय बना रहे हैं और यहाँ पर इनके द्रव्यमान m1, m2, m3, m4 है, तो यहाँ इसके मूल बिंदु से मिलाने वाले जो सदिश होंगे वो अलग अलग जो सदिश होंगे वो r1, r2, r3, r4, r5, r6 इस तरीके से rn सदिश होंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, द्रव्यमान मान्य है, उनके स्थिति सदिश मान्य है। अब इनके कणों की स्थिति का पता चलता है। अब हम कणों की गति का देखें तो कणों की गति का पता लगाने के लिए हमें अलग अलग कण की वेग को लेना होगा। तो अगर इन कणों के वेग कितने हैं, ये है v1, वेग v2, v3, मतलब m1 कण का वेग v1, m2 कण का वेग v2, m3 कण का वेग v3 और mn कण का वेग क्या होगा, ये अगर vn है तो हमारे पास उन कणों की स्थिति का पता चल गया है और उन कणों की गति का पता चल गया है। तो द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश, तो इसके बीच में कहीं यहाँ पर एक बिंदु होगा, उसको हम कहेंगे द्रव्यमान केंद्र और उसका स्थिति सदिश हम क्या लेंगे, RCM। तो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, ये कितना हो जाएगा, ये है RCM सदिश वेक्टर इक्वल टू m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn और इसके नीचे होगा क्या, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। अब देखिए यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, इसका मतलब ये n कणों का सभी का योग है। माना निकाय का द्रव्यमान, अगर मैं कहूं कि निकाय का कुल द्रव्यमान, तो निकाय का कुल द्रव्यमान कितना हुआ, निकाय का कुल द्रव्यमान कितना हुआ, यह है m। तो m क्या होगा, उन सब कणों के द्रव्यमान का योग m1
प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हर में M1 प्लस M2 है इसे मैं कैपिटल M लिख सकता हूँ और इस कैपिटल M को मैं निकाल कर इससे गुणा कर सकता हूँ। इसका मतलब ये आ जाएगा MRCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस MnRn। अब देखिए ये क्या है, ये पहले वाले R1 क्या है, पहले वाले कण का स्थिति सदिश, R2 दूसरे कण का स्थिति सदिश, R3 तीसरे कण का स्थिति सदिश। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी समीकरण का अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर तो अवकलन करने पर m तो नियतांक है यहाँ, m तो यहाँ बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा DRCM अपॉन dt इक्वल टू M1 dR1 बाई dt प्लस M2 dR2 dt। तो इन सब का ये क्या हो जाएगा, ये अवकलन हो जाएगा dR3 dt और ये लास्ट में क्या होगा Mn dRn dt। तो इसका जो अवकलन है ये इसका वेग हो जाएगा, यहाँ दूसरे कण का वेग है, ये तीसरे कण का वेग है, ये nवें कण का वेग है। तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस Mn Vn और ये क्या है, ये M और ये क्या है, ये था RCM स्थिति सदिश किसका, सेंट्रोमास या कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र का, और उसका डिफरेंशिएशन या उसका अवकलन हो जाएगा सेंट्रोमास का वेग या कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र का वेग। MVCM ये मिलाकर हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र का संवेग। तो इसे मैं कह सकता हूं P। P क्या है, द्रव्यमान केंद्र का संवेग। ये हो जाएगा क्या, पहले कण का संवेग P1 प्लस M2V2 क्या हो जाएगा, दूसरे कण का संवेग P2 प्लस ये क्या हो जाएगा, तीसरे कण का संवेग P3 और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा Pn। अब यहाँ देखिए ये भी MVCM है तो इसका मतलब ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सभी कणों के संवेगों का वेक्टर योग क्या होगा, उस द्रव्यमान केंद्र के संवेग के बराबर होगा। तो ये द्रव्यमान केंद्र के संवेग क्या होगा, सभी कणों के संवेग का सदिश योग उस द्रव्यमान केंद्र के संवेग के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम इसे फिर से एक बार अवकलन करते हैं, यानी कह सकते हैं पुनः अवकलन करने पर ये कितना हो जाएगा, dp ओवर dt इक्वल टू कितना होगा, dp1 dt प्लस dp2 dt प्लस dp3 dt प्लस प्लस क्या हो जाएगा dpn dt। तो इस तरीके से dp1 dt मतलब संवेग परिवर्तन की दर, तो dp1 dt ये क्या है, ये है पहले कण के संवेग परिवर्तन की दर। अब किसी चीज के या किसी भी कण के संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, उस पर लगने वाले बल के बराबर, न्यूटन के नियम से। इसका मतलब ये उस बराबर होगी उस पर लगने वाला बल। तो उस बल को यहां लिख सकते हैं क्या, F1। इसी तरीके से dp2 dt दूसरे कण के संवेग परिवर्तन की दर, तो ये बराबर हो जाएगा क्या F2। इस तरीके से dp3 dt ये कितना हो सकता है, ये क्या देंगे हम F3। इस तरीके से dpn dt ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F4। तो इस तरीके से ये क्या हो, पहले कण पे लगने वाले बल के बराबर होगा, दूसरे कण पे लगने वाला बल, तीसरे कण पे लगने वाला बल, nवें कण पर लगने वाला बल, n ही कण है तो सभी कणों पर मिलने वाले लगने वाले बल का
सदिश योग हो गया। इसका मतलब ये बराबर हो गया F1 F2 प्लस F3 प्लस Fn बराबर हुआ dp/dt। तो ये क्या चीज हुई? सभी कणों पर लगने वाला बल, या कह सकते हैं पूरा जो निकाय है उस पर लगने वाला बल। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसे कह सकता हूं निकाय पर लगने वाला नेट बल, मतलब निकाय के कणों पर लगने वाले बल का सदिश योग, यानी निकाय पर लगने वाला कुल बल। ये क्या हुआ? किसके संवेग परिवर्तन की दर है? ये संवेग परिवर्तन की दर है किसके? द्रव्यमान केंद्र के संवेग परिवर्तन की दर। मतलब तो यहां देखिए, यहां निकाय पर लगने वाला कुल बल है और ये निकाय की गति के लिए उसके संवेग परिवर्तन की दर है। तो हम यहाँ ये मान सकते हैं क्या कि वो जो सारा का सारा द्रव्यमान है वो द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित है और सारा बल उस पर ही लगा हुआ मानकर उसकी गति के समीकरण को हम हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करता है। अब हम कहें यदि क्या है, निकाय पर लगने वाला बल 0 है, बराबर 0 है, तो dp/dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। 0 बल्कि क्या होगा? सदिश होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब p एक नियत वेक्टर हुआ, या कह सकते हैं नियत सदिश हुआ, कांस्टेंट वेक्टर हुआ। मतलब अगर निकाय पर लगने वाला बाह्य बल 0 है तब p एक नियत सदिश होगा। नियत सदिश कहने का मतलब क्या है? इसका परिमाण नियत होगा और इसकी दिशा भी नियत होगी। तो अगर हम कहें कि किसी भी निकाय पर लगने वाला नेट बल अगर 0 है तो उसके संवेग, या कह सकते हैं द्रव्यमान केंद्र के संवेग का परिमाण नियत होता है और उसकी दिशा भी नियत होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसे हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब निकाय पर परिणामी बाह्य बल 0 होने पर द्रव्यमान केंद्र का संवेग संरक्षित रहता है। मतलब द्रव्यमान केंद्र का संवेग एक नियत सदिश रहता है। तो इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू।